फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद यूरोप में बहुत सारे चेंजेस आए। सिर्फ यूरोप ही नहीं, पूरी दुनिया की थिंकिंग में बहुत सारे चेंजेस आए। राजशाही खत्म हो सकती है, डेमोक्रेसी आ सकती है, वोट के थ्रू गवर्नमेंट का चुनाव हो सकता है, इतनी सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ये सोचकर लोगों के अंदर भी बहुत सारे आइडियाज आने लगे और इन आइडियाज से 3 क्लासेस का जन्म हुआ। पहला कंजर्वेटिव्स, जो बदलना ही नहीं चाहते थे, जो जैसा है वो वैसे ही रहने देना चाहते थे, पुराने ट्रेडिशन के हिसाब से चलना चाहते थे। दूसरे लिबरल्स, जो चाहते थे डेमोक्रेसी हो, इलेक्टेड पार्लियामेंट हो, पर वो सभी को ये आजादी देना नहीं चाहते थे। लिबरल्स का मानना था कि सिर्फ उनको ही वोट का अधिकार होना चाहिए जिनके पास प्रॉपर्टी हो, और जो मेन हो वो औरतों के वोटिंग राइट्स के खिलाफ थे। और जो तीसरा क्लास था वो था रेडिकल्स का। वो चाहते थे कि सभी को एक जैसे ही अधिकार मिले, प्रॉपर्टी हो ना हो, आदमी हो औरत हो, हर किसी को वोट करने का अधिकार हो। रशियन रेवोल्यूशन कैसे हुआ? रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स ने इसको छुआ। तो ये तो थे 3 क्लासेस ऑफ आइडियाज जो कि रेवोल्यूशन के आधार बने। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण थे रेवोल्यूशन के, जो कि अब हम देखते हैं। बाय द एंड ऑफ 1900 पूरे यूरोप में नॉर्मली इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुका था, मगर रशिया का कामकाज अभी भी पुराने जमाने के हिसाब से ही चल रहा था। हर जगह जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन था, रशिया में बस एग्रीकल्चर सेशन था। फैक्ट्रीज बहुत कम थी, 1-2 शहर ही थे चुनिंदा जहां फैक्ट्रीज थी, सब जगह एग्रीकल्चर था। और एग्रीकल्चर में भी पुराने जमाने के औजारों से ही एग्रीकल्चर होता था। 20th सेंचुरी में जब रशिया में रेलवेज का एक्सपेंशन हुआ, तब कुछ प्रोमिनेंट अमाउंट में फैक्ट्रीज लगना शुरू हुई। बाहर से कच्चा माल आने लगा, किसान गांवों से पलायन करके शहर में पहुंचने लगे उन इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए। और उस समय से ऐसी छोटी छोटी बातों से चिंगारियां भड़कने लगी, जो कि आगे चलकर रशिया में आग लगाने वाली थी। और रशियन रेवोल्यूशन का जन्म इन्हीं कारणों से हुआ। सिटीज में वर्कर्स का पूरा समाचार, वॉर फ्रंट पे सोल्जर्स पर अत्याचार। रशिया में नेवी सेंस चाहे जमीन का अधिकार, जापान से बस लड़ना यही गुस्सा था निकोलस की खोपड़ी में। Real wages declined 20%, working hours and conditions के questions they got time में। During the 19th century रशिया में जार निकोलस का शासन था। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, फैक्ट्रीज बनी, और उनके शासन में जैसा कि नॉर्मली हर राजा को लगता है कि भाई हम अपनी प्रजा को बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारी प्रजा को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिकॉज आफ्टर ऑल आई एम द बेस्ट राजा। यही गलतफहमी जार निकोलस को भी थी। फैक्ट्री के वर्किंग कंडीशंस को लेकर, महंगाई को लेकर लोगों में बहुत रोष था, इसलिए वो जगह जगह इकट्ठे होने लगे, छोटे छोटे संगठन बनाने लगे। ये जो संगठन या पार्टीज बन रहे थे, एक्चुअली रशिया में ये इलीगल थे, तो लोग छुप छुप कर इनमें पार्टिसिपेट करते थे। ऐसी ही एक पार्टी बनी 1898 में, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। ये जो पार्टी थी, ये कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों को फॉलो करती थी। जैसे कार्ल मार्क्स ने कम्युनिज्म को एडवोकेट किया है, ये भी चाहते थे कि हमारी कंट्री में कम्युनिज्म आए, सोशलिज्म आए। और एक और पार्टी बनी 1900 में, उसका नाम था सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टी। इन पार्टीज का भी यही मानना था कि रशिया में सोशलिस्ट गवर्नमेंट आए, मगर क्योंकि ये पार्टीज इलीगल थी, तो रशिया में ये खुलेआम से अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकती थी। ये पार्टी अपने विचार रशिया के बाहर पब्लिश करती थी, और उनका जो मकसद था रशिया के लोगों तक ये विचार पहुंचाना। धीरे धीरे उनके ये विचार रशिया के लोगों तक तो पहुंच ही जाते थे। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी 1898 में बनी, मार्क्सिज्म फॉलो कर कितनी कनी। सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टी 1900 की, इलीगल ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप इनने ली। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर्स में अनबन हो गई, और ये पार्टी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। एक पार्टी का नाम पड़ा बोल्शेविक पार्टी, एक पार्टी का नाम पड़ा मेंशेविक पार्टी। बोल्शेविक में लेनिन के कड़े विचार, मेंशेविक में मोटोव के कड़े विचार। मेंशेविक पार्टी के लीडर हुए मोटोव, और बोल्शेविक पार्टी के लीडर हुए व्लादिमीर लेनिन।
इन दोनों पार्टीज के जो मेंबरशिप इंक्लूड करने का क्राइटेरिया था ना अपने में, वो बिल्कुल ही अलग अलग था। जहां बॉल्शेविक्स सिर्फ उन्हीं लोगों को अपना पार्टी में रखना चाहती थी जो डिसिप्लिन्ड हो, जो वही बोले जो बॉल्शेविक के लीडर बोले। बॉल्शेविक लीडर मतलब मिस्टर लेनिन, तो जो वो बोले उनकी हाँ में लाए, वो थी बॉल्शेविक पार्टी। और मेंशेविक पार्टी का मानना था कि हमारी मेंबरशिप कोई भी ले सकता है, कोई कैसा भी हो, किसी के कैसे भी विचार हो, कोई भी हमारी पार्टी में आना चाहता है, आपका स्वागत है, आप आइए। कार्ल मार्क्स जी ने जो बोला था, जिसकी वजह से लेनिन उनसे प्रभावित थे, वो ये था कि मेहनत तो वर्कर्स करते हैं, उनको मिलते हैं बहुत कम वेजेस, और सारा प्रॉफिट बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जिनकी इंडस्ट्रीज होती है वो ले जाते हैं। इसलिए प्रॉफिट को सभी के बीच में बराबर बांट देना चाहिए। मेहनत होती है वर्कर्स की और प्रॉफिट जाता है इंडस्ट्रियलिस्ट की जेब में। इसलिए वो सोचते थे कि सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को अपने अधिकार में ले लेना चाहिए। सब कुछ नेशनलाइज कर देंगे तो सब कुछ जनता का होगा और ये जो अमीरी गरीबी का भेदभाव है ये मिट जाएगा। लेनिन जी कार्ल मार्क्स की इन बातों से बहुत प्रभावित थे और हालांकि रशियन रेवोल्यूशन के शुरुआती दौर में वो एक्साइल में रहकर अपने आर्टिकल्स पब्लिश करते थे, मगर उनके आर्टिकल्स सारे के सारे कार्ल मार्क्स से प्रभावित होते थे। अब वर्कर्स को थोड़ी पता है कि कार्ल मार्क्स कौन है, उनको तो लगता था कि ये लेनिन जी लिख रहे हैं और वो लेनिन की बातों को समझ क्रांति लाने को तैयार थे। अब देखते हैं रशियन रेवोल्यूशन के पीछे क्या शांति का कारण। देखिए, रेलवेज आ गई थी, फैक्ट्री शुरू हो गई थी शहर में, सारे लोग आउटस्कर्ट्स से, अपने विलेजेस से निकल के इन फैक्ट्री में कमाने आ रहे थे, क्योंकि एग्रीकल्चर अभी भी पुराने ढंग से चलता था, कोई यील्ड निकलता नहीं था। जो किसान मजदूर थे बेचारे, उनके पास ज्यादा खेत नहीं थे, तो वो क्या करेंगे, उनको लगा कि चलो कमाने के लिए शहर चलते हैं। दे रश टू द अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। वो लोग शहर आए। अब हर कोई शहर में आ जाएगा तो शहर की भी तो कुछ कैपेसिटी होती है ना। शहर में वर्कर्स की जो वर्किंग कंडीशंस थी, जो रहने की कंडीशंस थी, बहुत ही खराब हो गई, क्योंकि उनकी इतनी पॉपुलेशन थी, वर्कर्स को अपना फैमिली रखना अलाउड नहीं था। वो डॉर्मेट्रीज में सोते थे और वो भी शिफ्ट वाइज सोते थे। वर्किंग आवर्स भी 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, मतलब जिस वर्कर से जब तक काम हो सके करवा लो, ऐसा था। इतने सारे वर्कर्स थे, सैनिटरी फैसिलिटीज भी प्रॉपर नहीं थी, इस वजह से हाइजीन प्रॉपर नहीं था, लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकते थे इस वजह से। वर्कर्स का इतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन था। पर क्या करें, अब कमाना तो था ही, तो वर्कर्स कमा तो रहे थे, पर धीरे धीरे उनको भी लगता था कि यार ये कोई जिंदगी है। उनमें भी अनरेस्ट फैलता जा रहा था। सिटीज में वर्कर्स का पूरा समाचार। पहले यूरोप में काफी सर्फडम था। सर्फडम मतलब जैसे बंधुआ मजदूरी। पहले लोग ऐसे मजदूरी पे काम करते थे गांवों में, एग्रीकल्चर्स, पेजेंट्स जो थे। फिर धीरे धीरे ये हट गया, बट रशिया में अभी भी ये प्रॉपर हटा नहीं था। हटने का मतलब है कि चलो बंधुआ मजदूरी तो खत्म कर दी, पर अभी भी आपके पास खेती के लिए जमीन नहीं थी। आप नोबल्स के खेतों में काम करते थे और जो कुछ थोड़े बहुत पेजेंट्स के पास जमीन थी वो भी इतनी थोड़ी थी कि उसमें कुछ उगता नहीं था। सर्वडम खत्म होने के बाद ये जो छोटे छोटे जमीनों वाले पेजेंट्स आए थे ना, इनको मीर कहा जाता था। इनके पास जमीन तो थी पर बहुत थोड़ी सी, इतनी थोड़ी कि जिस पर खेती करके वो कुछ भी नहीं कमा सकते थे। ये मीर्स भी परेशान थे क्योंकि इनके पास जमीन इतनी छोटी थी, प्रॉपर खेती नहीं होती थी। नोबल्स के खेतों में जाके काम करते थे, नोबल्स उनको इतने अच्छे से वेजेस नहीं देते थे। मीर्स भी परेशान थे। इसलिए वो चाहते थे उन लोगों की जमीनों पर जहां पर वो सचमुच में मेहनत करते थे, वो जमीनें उनको मिले, उसका अधिकार उनके पास हो। एंड उधर सोल्जर्स जो है वो वॉर फ्रंट पे अलग परेशान थे। उनको वैसे भेज दिया जाता था, जाओ लड़ाई लड़ो। जब वर्ल्ड वॉर हुआ था तो सोल्जर्स को लड़ाई पर तो भेज दिया गया था, बट ना उनके पास प्रॉपर एमिनिशंस थे, ना खाने की रसद थी, और कुछ कुछ जगह पर तो लिटरली ऐसा था कि सोल्जर्स बिना हथियार के गए थे कि आपको आगे जाके जो सोल्जर्स मर गए हैं उनकी बंदूकें मिल जाएंगी या दुश्मन की बंदूकें आप छीन लेना वैसे मिल जाएगी। ऐसे निहत्थे भी कुछ कुछ लोगों को भेज दिए गए थे। इसलिए रशिया में सोल्जर्स में भी बहुत ज्यादा आक्रोश था। अच्छा, अब राजा जी मतलब ये जो जार निकोलस, ये समझ तो रहे थे कि वर्कर्स खुश नहीं हैं, किसान खुश नहीं हैं, सोल्जर्स खुश नहीं हैं, देश में महंगाई है, भूखमरी है, इनको सब पता था। और इन सब से डील करना
मुश्किल की बात तो है ही है। तो इन सब से डील करने की जगह जार निकोलस जी ने एक आइडिया अपनाया, पैट्रियोटिज्म। देश कोई भी हो, जगह कोई भी हो, देशभक्ति नॉर्मली हर ह्यूमन के अंदर होती ही है। अपने देश के लिए आम जनता कुछ भी सहने को तैयार हो जाएगी। जैसे पॉलिटिशियंस को पता होता है, जार निकोलस को भी ये बात पता थी, पैट्रियोटिज्म को भुनाना चाहिए। तो अब इन्होंने सोचा कि अब ये महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी, फ्रस्ट्रेशन, इन सब इश्यूज को दबाने के लिए कहीं लड़ाई छेड़ दिया जाए और जनता सब भूल जाएगी। तो इन्होंने जापान की साइड में लड़ाई छेड़ दी, मगर फिर कुछ दिनों बाद जार निकोलस जी जापान से हार गए। जापान से बस लड़ना यही गुस्से था निकोलस की खोपड़ी में। अब जब जनता को पता चलता है कि आप उनके पैट्रियोटिक फीलिंग्स को भुना रहे हो, तब कितने गुस्से में आ जाती है जनता। यही हुआ। एक तो जापान से लड़ने की भी कोई इतनी जरूरत थी नहीं। आप पहले अपने घर की होम अफेयर्स को देखो। अब होम में हो गई खलबली, जनता आ गई आक्रोश में और शुरू कर दिया रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन एक्चुअली दो चरणों में, दो नहीं 3 चरण कहेंगे। मतलब एक 1905 में हुआ जो अनसक्सेसफुल था, वो रेवोल्यूशन नहीं कहेंगे क्योंकि वो बहुत शांत तरीके से हुआ। बट 1905 ब्लडी संडे इवेंट formed the base for the 1917 revolution of Russia। और 1917 में भी 2 बार हुआ। मतलब 1905 में अनसक्सेसफुल हुआ बिकॉज एक्चुअली वो कोई रेवोल्यूशन था भी नहीं, वो बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा था। और 1917 में एक फरवरी में हुआ और एक अक्टूबर में, इसलिए रशियन रेवोल्यूशन को फरवरी रेवोल्यूशन और अक्टूबर रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। 1905 Father Government sang the workers like to illustrate the problem's life. Independence तक नहीं पहुंच पाए LA। Police और Cossacks celebrated Bloody Sunday। The strike चली रशिया में चाहे हो कोई भी डे। 1904 के एंड में क्या हुआ कि कोई आयरन वर्क्स फैक्ट्री थी, उसके 4 वर्कर्स को डिसमिस कर दिया गया। वर्कर्स में ऐसे ही फ्रस्ट्रेशन थी, थोड़ी लोगों ने यूनिटी बनाई और सब ने कहा कि चलो हम लोग ना जार निकोलस जी को अपना दुख दर्द बताते हैं कि सर हमें ऐसी प्रॉब्लम है। वर्कर्स के दिमाग में तब तक ये नहीं था कि जार निकोलस हमें भगाएगा या कुछ करेगा। उनको ये लगता था जार निकोलस तक शायद बात पहुंच ही नहीं रही है, अथॉरिटीज उन तक बात पहुंचा ही नहीं रहे हैं। तो एक फादर गापोन जी थे, उनके नेतृत्व में हजारों वर्कर्स विंटर पैलेस की तरफ बढ़ चले। विंटर पैलेस जार निकोलस जी का घर था। उस समय शायद वो घर पर नहीं थे। वहां पर पुलिस और कोजेक्स मिलिट्री में काम करते थे। तो इनके विंटर पैलेस में पुलिस वाले और कोजेक्स थे। इन्होंने अंधाधुंध गोलियां चला दी उस प्रोसेशन पर, जो एकदम शांतिपूर्ण तरीके से आ रही थी राजा जी को अपना दुख दर्द बताने। 100 से ज्यादा मर गए, 300-400 घायल हो गए। जब ये गोलाबारी हुई थी वो दिन था संडे, इसलिए उसको कहा जाता है ब्लडी संडे। और डेट थी 22 जनवरी 1905, जब ये प्रोसेशन जो है विंटर पैलेस पहुंचा था। तो लोगों में बहुत गुस्सा आया, हर जगह स्ट्राइक हो गई। ये कौन सी बात होती है भाई, हम लोग तो शांतिपूर्ण तरीके से बात बताने आए थे, सब जगह स्ट्राइक हो गई। वर्कर्स ने छोटी छोटी यूनियन बना ली, हर क्लास ने, वर्कर्स ने, पीजेंट्स ने, बिजनेसमैन ने, जितने भी थे ना छोटे छोटे लॉयर्स, सब ने अपनी छोटी यूनियन बना ली और पूरे देश में उथल पुथल मच गया। अब जार जी को समझ में आ गया कि भाई अब अगर मैंने नहीं देखा, जनता की बातें नहीं सुनी, तो जनता तो अब बगावत पे उतर आएगी। तो जार आए सामने और उन्होंने बहुत सारी चेंजेस करी। जैसे पहले ये सोवियट्स मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन जो संगठन बनते थे, इनको एक तो लीगल कर दिया। दूसरा, उन्होंने जनता से बोला कि ठीक है अब सिविल राइट्स को नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। उन्होंने जनता से प्रॉमिस किया कि हम जनता के क्वेश्चंस पर, उनकी परेशानियों पर ध्यान देंगे और इसके लिए एक डूमा कंसल्ट करेंगे। From October manifesto, Duma was denied। Duma के बाद खुशी आई थोड़ी रशिया में। डूमा मतलब एक पार्लियामेंट बनाएंगे, अथॉरिटी अभी भी राजा जी की ही होगी, वही चलाएंगे। ये कंसल्टेटिव पार्लियामेंट टाइप का होगा जो बताएगा, जनता की प्रॉब्लम्स रखेगा और राजा के राजकाज में सहयोग देगा। तो भाई बन गई कंसल्टेटिव डूमा।
जो रेवोल्यूशनरीज थे वो भी थोड़े खुश हो गए कि चलो वाह वाह, अब लगता है कि हमारा बिल्कुल दुख दर्द मिट जाएंगे। राजा साहब ने हमारे प्रतिनिधियों को भी अपने पार्लियामेंट में जगह दी है। वेरी गुड, सब खुश, रिवोल्ट खत्म हो गया। ये जो जार निकोलस जी ने प्रोमिसेस करे थे सिविल राइट्स का ख्याल रखने के लिए, इसको कहा गया अक्टूबर मैनिफेस्टो। अक्टूबर मैनिफेस्टो के बाद रेवोल्यूशनरीज भी शांत कि अब तो कंसल्टेटिव डूमा बन गया है, हमारी प्रॉब्लम्स राजा जी तक पहुंचेंगी, उनका सोल्यूशन होगा, और ये रिवोल्ट एक तरह से शांत हो गया। लेकिन जार जी के दिमाग में कुछ और ही घूम रहा था। उन्होंने जिन जिन लोगों के साथ ये कंसल्टेटिव डूमा बनाया था, वो तो डूमा बनने के 75 दिन बाद ही उन्होंने हटा दिया। फिर सेकेंड डूमा बनाया, उनको लगा सेकेंड डूमा भी उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, तो सेकेंड डूमा भी जल्दी ही हट गया। फिर थर्ड डूमा में वो सारे उन कंजर्वेटिव्स को ले आए जो कि राजा जी के हिसाब से ही चलना चाहते थे। डिसमिस हुए तो डूमा फटाफट से शामिल हुए कंजर्वेटिव थर्ड डूमा में फटाफट से। 1914 में वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। रशिया को भी फ्रांस ब्रिटेन के साथ अलायंस बनना पड़ा। अब जर्मनी की सेना तो वेल इक्विप्ड थी, रशिया के पास आर्म्स भी नहीं थे, भूखमरी भी थी, गरीबी भी थी, सैनिकों का मनोबल भी काफी गिरा हुआ था। उस समय हालत बहुत खराब थी रशियन सोल्जर्स की। कई जगह तो उनको एमिनेशंस तक नहीं दिया गया था कि आप आगे बढ़ो, आगे आपको जो मरे हुए सैनिक है उनके एमिनेशंस मिल जाएंगे, या दुश्मन के सैनिकों के हथियार छीनकर ही उस पर वार करो। ईस्टर्न फ्रंट पर जर्मनी के साथ लड़ाई में रशिया की मिलिट्री में बहुत कैजुअलिटीज हुए। हुए 1914 में जटाजट से सेंट्रल पावर हुए जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ओटोमन तुर्की जटाजट से, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया एलियंस बनाए जटाजट से। ईस्टर्न फ्रंट पर मिलिट्री में कैजुअलिटीज हुए। इतनी कैजुअलिटीज हो रही थी, सोल्जर्स की कमी हो रही थी लड़ाई पर, तो जनता को बोला गया कि जो जो इंसान वॉर पर जाने लायक है वो वॉर पर जाए। जो किसान हैं, मजदूर हैं, सारों को वॉर पर भेजा गया। फैक्ट्रीज बंद हो गई, ऐसे ही कुछ नहीं हो रहा था, एग्रीकल्चर में और कमी आ गई। वैसे ही यूरोप के बाकी देशों की तुलना में रशिया में अनाज सिर्फ 4-5 महीने होता था, और वो भी सिपाहियों के लिए भेजा जाने लगा। देश में त्राही त्राही मच गई। जार निकोलस ने फैसला किया कि वो वॉर फ्रंट पर खुद जाएंगे जर्मनी से लड़ने। तो जार जी खुद गए अपनी वाइफ जारीना को छोड़कर वॉर पर। जार खुद ही गया था करने को जर्मनी से लड़ाई, जारीना को छोड़ा करने रशिया की पढ़ाई कराई। फिर रास्पुतिन ने उसकी वो वॉर पर गए। रशियन सिटीजनशिप थी जिसकी इंडस्ट्री मटेरियल सप्लाई कट जर्मनी के बाल्टिक से हुए। जार जी की ये जो वाइफ थी जारीना अलेक्जेंड्रिया, ये थी जर्मन, और जार जी एक जर्मन को अपना राजकाज संभालने के लिए छोड़कर खुद ही जर्मनी से लड़ने चले गए। जनता को इसमें कुछ साजिश की बू आई, और एक साधु संत, महात्मा या मिस्टिक हीलर कुछ भी था, एक ऐसा साधु था रास्पुटिन, वो जार और जरीना के बहुत क्लोज था। जब जार जी लड़ाई करने गए तो रास्पुटिन ने राजकाज में बहुत दखलंदाजी करी और काफी सारी चेंजेस करवाए। जनता को उसमें भी डाउट था। अब ये रास्पुटिन की भी कहानी बहुत ही मिस्टीरियस है, आप उसको अलग से पढ़ोगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा। वो एक मिस्टिक हीलर था, उसने ऐसे गली गली घूमता रहता था, पता नहीं कहाँ से आया था। जार का जो लड़का था उसको हेमोफीलिया था, वो जिसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है ना, तो खून बहता रहता है। जार जी को पता चला कि ऐसा कोई एक मिस्टिक हीलर है, रास्पुटिन जी कोई हैं, तो उनको बुलाया उन्होंने और बोला कि तुम मेरे बच्चे को ठीक कर सकते हो। रास्पुटिन ने कहा हाँ जी बिल्कुल ठीक कर सकता हूँ, और उसने सचमुच बच्चे को ठीक कर दिया। रास्पुटिन के बारे में बहुत सारी मिस्ट्रीज है। वो राजा रानी के करीब आ गया, सारी चीजों में दखल अंदाजी करने लगा। इतनी दखल अंदाजी करता था कि लोगों ने उसके अगेंस्ट जाके उसके खाने में जहर भी मिलाया, उसको मारने की भी कोशिश करी। उसको मारने की कोशिशों को लेकर भी ना तरह तरह की ग्रंथियां हैं कि वो जल्दी मरा नहीं, उसके खाने में जहर मिलाया तब भी नहीं मरा, फिर पता नहीं नदी में डूब के मरा। ऐसी बहुत सी मसालेदार बातें हैं रास्पुटिन जी की, अगर आप स्टोरी पढ़ेंगे तो। जार जी जरीना के भरोसे रशिया छोड़कर जर्मनी में लड़ने चले गए, और इधर रास्पुटिन ने पूरे राजकाज में उलट पुलट मचा दिया। पता नहीं क्या एडवाइस दिया क्या नहीं, काफी लोग अगेंस्ट हो गए।
उधर जार जी भी जर्मनी से लड़ने गए, तो ये हुआ कि अब जो भी रशिया का सिटीजन है और हट्टा कट्टा है वो सब लड़ाई करने जाएंगे। एक तो सब लोग जर्मनी से लड़ाई करने चले गए, ऊपर से जर्मनी से ही ताल्लुक रखने वाली रानी राज कर रही है, और तो और सारे लोगों की वॉर पे जाने के कारण फैक्ट्रीज बंद हो गई, काम धाम बंद हो गया, और जो कुछ लोग बचे भी थे तो जर्मनी ने उधर बाल्टिक सी के किनारे के सारे ट्रेड रूट्स रशिया के बंद कर दिए। तो अब कच्चा माल नहीं आएगा तो बची खुची फैक्ट्रीज कैसे चलेंगी। मोटी मोटी ये बात है कि रशिया के सारे काम धाम बंद हो गए, सिर्फ वर्ल्ड वॉर की लड़ाई 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 और बस लड़ाई करना था। 1905 का रेवोल्यूशन तो अनसक्सेसफुल हो चुका था, ये तो अब आपको पता है। लेकिन जार ने जो चालाकी से कंसल्टेटिव डूमा बनाकर प्रजा को शांत कराने की कोशिश करी थी, वो अब यहाँ कैसे चलती, क्योंकि अब उससे कहीं ज्यादा आक्रोश भर चुका था लोगों में। कारण बहुत सारे थे। देखिए, पहले इकोनॉमिक कारण पर नजर डालते हैं। एक तो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस बहुत ज्यादा थी, अगल बगल के देश प्रॉस्पर हो रहे थे और यहाँ पता चला बेरोजगारी थी, महंगाई इतनी बढ़ी हुई थी। ये तो था इकोनॉमिक कारण। अब पॉलिटिकल कारण देखते हैं। ये जो कंसल्टेटिव डूमा जो नाम के लिए भी बनाया था, इसमें भी रशिया के मेजर पार्ट्स में से कोई रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं था। और सोशल कारण, वो तो भाई बहुत ज्यादा थे। पहला तो ये था कि ये जो लोअर क्लास था, ये सोचता था कि जार निकोलस के राज्य में इन पर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, इनकी मांगे नहीं सुनी जा रही हैं, इनके हालात से वाकिफ नहीं है जार निकोलस जी। दूसरा कारण था कि बहुत दिनों से, ये 1905 के पहले से ही ये जो पेजेंट्स डिमांड कर रहे थे कि जमीन पर इनका भी हक हो, इनको भी इतनी जमीन तो मिले कि ये अच्छे से खेती कर सके। तीसरा सोशल कारण था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से सारे लोग सिटीज में आ गए थे, वहां रहने की परेशानी थी, हाउसिंग प्रॉब्लम थे, सैनिटेशन प्रॉब्लम्स थे, वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं थी, वर्किंग आवर्स बहुत लंबे थे, तो वर्कर्स को प्रॉपर वर्किंग आवर्स चाहिए थे, प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस चाहिए थी, उनकी ये सारी प्रॉब्लम्स थी। चौथा कारण मिलिट्री सोल्जर्स का था। मिलिट्री सोल्जर्स थक गए थे, तंग आ गए थे, उनकी ऐसी दुर्दशा कर दी गई थी ना। सोचिए, सोल्जर्स वॉर पर निहत्ते जा रहे हैं, खाने के लिए नहीं है, अपने अपने खेतों से उठा के ले जाए जा रहे हैं कि चलिए आपको वॉर पर जाना है, और वॉर पर से भी हार के आए हैं। आते आते इन मिलिट्री सोल्जर्स ने अपने अपने खुद के रशिया के खेत जला दिए, जानवरों को मार दिया, ताकि जर्मन सोल्जर्स जब इधर आए तो ऐसा ना हो कि उनको रहने के लिए जगह मिल जाए और वो आराम से आगे आगे बढ़ते चले जाए। अपने हाथों से ही अपना देश बर्बाद करके आ रहे थे ये सोल्जर्स, और ऐसा करने में उनकी कोई गलत भावना भी नहीं थी, वो अपने देश की रक्षा की ही बात सोच रहे थे। तो उनमें भी आक्रोश तो होगा ना इस बात से। 1914 से 1916 के बीच में रशियन आर्मी बहुत ही बुरी तरह लड़ाई हार गई। जितनी कैजुअलिटीज उनकी आर्मी में हुई थी, उसके लगभग थोड़े से बराबर भी किसी भी कंट्री के मिलिट्री में नहीं हुई थी। जार जी जो जारीना जी को रास्पुतिन जी के भरोसे छोड़ के गए थे, उन रास्पुतिन जी को मार दिया गया दिसंबर 2016 में। तो अब जार जी को एडवाइस देने वाला भी कोई नहीं रहा था। सिपाही लड़ाई नहीं चाहते थे, अब वो पीस चाहते थे। वो राजा से बोल रहे थे कि राजा जी अब हमें मत लड़ाई पे भेजिए, पर राजा जी के ऊपर भी अलायंस कंट्रीज का प्रेशर था। वो गांवों से निकाल के लोगों को भेज रहे थे लड़ाई में। सोल्जर्स, सिविलियंस, सबको पीस चाहिए था, बस एक राजा जी ही थे जिनको लड़ाई चाहिए था। 1916 के एंड तक रेलवे लाइंस भी टूटने लगी थी। जर्मनी ने अपने साइड के बाल्टिक सी की तरफ से ट्रेड रूट्स बंद कर दिए थे, प्रोडक्शन कम हो गया था, कच्चा माल नहीं आ पा रहा था। सोशल कॉजेस में वेमेन फैक्टर भी था। वेमेन 31% ऑफ द फैक्ट्री वर्कर थी, मगर उनके वेजेस मेन से काफी लो थे, इसलिए वो भी डिससैटिस्फाइड रहा करते थे। February Revolution March 8, 1917 को था। जूलियन कैलेंडर में February 23 को था। सेंट पीटर्सबर्ग में फर्स्ट लाइट हुआ। इंटरनेशनल वुमेन डे पर लाइट हुआ। इंटरनेशनल वुमेन डे पर क्या हुआ कि एक लेडी की कुछ कहासुनी हो गई, उसने काम बंद कर दिया। उसकी देखा देखी दूसरी ने काम बंद कर दिया, फिर तीसरी ने काम बंद कर दिया। इस तरह सारी लेडीज स्ट्राइक पर चली गई, और उन लोगों को साथ देने के लिए जो मेल वर्कर्स थे वो भी स्ट्राइक पर चले गए।
और ये स्ट्राइक हो कहाँ रही थी? सेंट पीटर्सबर्ग में। सेंट पीटर्सबर्ग में एक नदी है, नेवा नदी। नेवा नदी के राइट बैंक पर जो है वहां पर फैक्ट्रीज और वर्कर्स के हाउसिंग क्वार्टर्स थे, और नेवा नदी के लेफ्ट बैंक पर ऑफिशियल्स के घर थे, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के घर थे, राजा लोगों के घर थे, विंटर पैलेस थे, डूमा था, ये सब था। नेवा नदी के राइट बैंक पर स्ट्राइक हुआ और वो इशू बढ़ता चला गया। ये दिन कौन सा था? मार्च 8, 1917। अब अगर ये मार्च है तो इसको फेब्रुवरी रेवोल्यूशन क्यों कहते हैं? क्योंकि रशिया तब तक जूलियन कैलेंडर के हिसाब से चलता था, और जूलियन कैलेंडर ग्रिगोरियन कैलेंडर से 13 दिन पीछे था। ग्रिगोरियन कैलेंडर को पूरा वर्ल्ड फॉलो करता है। ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से डेट थी मार्च 8, 1917, और जूलियन कैलेंडर के हिसाब से, मतलब रशियन कैलेंडर के हिसाब से डेट थी फरवरी 23। इसलिए इस रेवोल्यूशन को कहते हैं फेब्रुवरी रेवोल्यूशन। नेवा नदी के राइट बैंक पर जितनी फैक्ट्रीज थी उनमें से 50 फैक्ट्रीज स्ट्राइक पर चली गई, धीरे धीरे और चली गई। सारे वर्कर्स उन सड़कों पर जमा होने लगे, बहुत ज्यादा मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। 12 मार्च को पूरे पेट्रोग्राड में अशांति ही अशांति थी, जहां देखो लोग, ये वो, और शाम तक 60,000 सोल्जर्स ने इस मॉब को ज्वाइन कर लिया था। क्या करता? जार निकोलस को तो फिर गद्दी छोड़नी ही पड़ेगी ना। जार जी ने क्या किया? उन्होंने अपने सिपाहियों को बोला, सिपाहियों जाओ गोली से उड़ा दो इन लोगों को। अब सिपाही जी भी तो फ्रस्ट्रेटेड थे, उनको भी तो राजा के खिलाफ कितनी शिकायतें थी। तो सिपाही जी ने सोचा कि मैं भी इसी मूवमेंट में शामिल हो जाता हूं, छोड़ो राजा को, तख्ता पलट करते हैं, ना रहेगा राजा और ना होंगी हमारी परेशानियां। तो सिपाहियों ने भी रिवोल्ट शुरू कर दिया, उन्होंने अपने ही ऑफिसर्स पे फायर शुरू कर दिया। इस तरह सिपाही भी फरवरी रेवोल्यूशन के हिस्सा बने। सिपाहियों को बंदूक थमाया था, पर उन्होंने पब्लिक संग गाना गाया था। वर्कर्स चाहते थे कि उन्हें 8 घंटे का काम मिले। फैक्ट्री के कुछ रूल्स उनके हिसाब से भी बने, थोड़ा सा ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर ही सही उनके बारे में भी सोचा जाए। फरवरी 27 को लोग उस जगह पहुंचे जहां डूमा की बैठकें होती थी कि भाई चलो हमें वहां लीडर्स मिलेंगे अपने। वहां जाके वर्कर्स ने अपने बीच के लीडर्स को इलेक्ट किया और पेट्रोग्राड सोवियत बना दी। हालांकि वहां जो लोग आए थे उनको जरा सा भी अंदेशा भी नहीं था कि वो लीडर्स बना दिए जाएंगे। वो तो बस ये चाहते थे कि प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है वो ये कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पर गवर्नमेंट चलाए, सोशलिज्म लाए। मगर भाई वो वहां पहुंचे, इलेक्ट हो गए और पेट्रोग्राड सोवियत बन गई। इस तरह पेट्रोग्राड सोवियत बना, डूमा बिल्डिंग से सोवियत चला। मार्च 12 से देखो प्रोविजनल गवर्नमेंट भी है कैसे तना। फिर प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी, और ये जो सोवियत बनी थी इसने प्लेज लिया कि हम प्रोविजनल गवर्नमेंट को चलाने में और देश को सोशलिस्ट बनाने में पूरी तरह हेल्प करेंगे। पेट्रोग्राड सोवियत बना। अब ये पेट्रोग्राड क्या है भाई? ये सेंट पीटर्सबर्ग का ही नाम है। जर्मनी से लड़ाई के बाद रशियन सिटीजन्स इतने ज्यादा जर्मनी के विरुद्ध हो गए थे कि सेंट पीटर्सबर्ग, जो एक जर्मन नाम है, उसको बदलकर उस शहर का नाम पेट्रोग्राड कर दिया। और ये पेट्रोग्राड शहर का नाम फिर बदला। लेनिन के मरने के बाद इस पेट्रोग्राड का नाम बदल के लेनिनग्राड कर दिया गया। पेट्रोग्राड में कई संगठन अलग अलग निकलने लगे, अलग अलग वर्कर्स, बिजनेसमैन, पेजेंट्स, ये सब अपना अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन मतलब सोवियत बनाने लगे। और ये सब जो मिला के जो संगठन बना, इस संगठन का नाम हुआ पेट्रोग्राड सोवियत। और ये कहाँ हुआ? जो डूमा बिल्डिंग है ना, जहां पर से डूमा चलती थी, उस बिल्डिंग में ये सोवियत इलेक्ट हुआ। ऑफिसर्स ने समझाया, जार जी अब आप अपनी गद्दी का मुंह छोड़ दीजिए, गद्दी त्याग दीजिए, नहीं तो लोग आपकी बात ही नहीं सुनेंगे, फिर किस काम के राजा रह जाएंगे। राजा जी को भी बात समझ में आई। उन्होंने कहा ओके ओके, कूल 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 सिटीजंस, आई एम गोइंग, ओके। तो राजा जी चले गए अपनी गद्दी छोड़ के, और फिर प्रोविजनल गवर्नमेंट का निर्माण हुआ। प्रोविजनल गवर्नमेंट क्या थी? जो पेजेंट्स, वर्कर्स, बिजनेसमैन, जितने भी अलग अलग क्लासेस थे, उन सब के रिप्रेजेंटेटिव से एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी, जो अब इस तख्ता पलट के बाद से रशिया को चलाने वाली थी, जिसके प्राइम मिनिस्टर थे
अलेक्जेंडर केरेंस्की। Alexander Kerensky, provisional government prime minister. Yeah, soldiers, workers, peasants की सोवियत हुई अब solicitor. एक्चुअली ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी, ये कहने को तो जनता की गवर्नमेंट थी, बट इनमें इंटरेस्ट डोमिनेट हो रहे थे एरिस्टोक्रेसी, ब्यूरोक्रेट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, लैंड ओनर्स के। इसलिए सोशलिस्ट और लिबरल्स चाहते थे कि एक इलेक्शन हो और इलेक्टेड गवर्नमेंट आए जिससे कि फेयर गेम हो, सारे सेक्शन के रिप्रेजेंटेटिव्स अपना अपना इलेक्टेड मेंबर खड़ा करें, जो भी उसमें चुना जाए उसकी गवर्नमेंट आए। अब क्योंकि प्रोविजनल गवर्नमेंट में इंटरेस्ट डोमिनेट हो रहे थे बड़े बड़े लोगों के, इसलिए छोटे छोटे लोग जैसे वर्कर्स हैं, पेजेंट्स हैं, मिडिल क्लास है, छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, इन्होंने भी अपने सोवियत मतलब संगठन बनाने शुरू कर दिए जगह जगह पर। सोशल रेवोल्यूशनरीज, डेमोक्रेट्स, ये सारे लोग जो है प्रोविजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे और धीरे धीरे इन्होंने अपनी बातों से जनता को भी प्रोविजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट कर दिया, क्योंकि प्रोविजनल गवर्नमेंट अभी भी वॉर बंद नहीं कर रही थी। जो उसने कहा था, वॉर से ही सब परेशान थे, देश में कहीं भी शांति नहीं थी, खाने को नहीं था और कहने को अपनी आय लायक थोड़ी सी जमीन भी नहीं थी और एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस भी इतनी नहीं सुधरी थी। Liberal socialist चाहे कि elected government करे उनको administer. Vladimir Lenin के peace land पे April 26 करे खूब लिसे. Bolshevik party Leninka communist party लेने की इच्छा की। इधर वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी, लेनिन जी अपने देश में नहीं थे, वो बाहर बैठ के लोगों को भड़का रहे थे। एक्चुअली लेनिन जो बाहर बैठे थे उनको जर्मन्स लेके आए रशिया में। प्रोविजनल गवर्नमेंट बन चुका था, रशिया के लोग खुश थे। जर्मनी को लगा कि लेनिन को अब रशिया में ले जाया जाना चाहिए ताकि रशिया में और केओस पैदा हो और रशिया वीक हो जाए। लेनिन भी मान गए अपने घर वापस लौटने के लिए, लेकिन शुरुआती दौर में रशिया वालों को लगा कि लेनिन कहीं जर्मनी से मिले तो नहीं है, कि जर्मनी के बीच में से होकर वो रशिया पहुंच रहे हैं। और जर्मनी भी इतना चालाक था, उसने लेनिन और उसकी वाइफ को एक सील्ड ट्रेन में जर्मनी क्रॉस कराया था कि कहीं ऐसा ना हो कि लेनिन वहीं उतर जाए और लैंड पीस ब्रेड की मांग जर्मनी के वर्कर्स में ही फैला दे। लेनिन अप्रैल 3 को पेट्रोग्राड के फिनलैंड स्टेशन पर पहुंचे और पहुंचते ही उन्होंने मांग करी, ऑल पावर टू द सोवियट्स। प्रोविजनल गवर्नमेंट वहीं थोड़ी सी डर गई और सोवियट्स वाले सारे खुश, वाओ, ऑल पावर टू द सोवियट्स, ऑल पावर टू द सोवियट्स। व्लादिमीर लेनिन ने नारा दिया कि हमें पीस भी चाहिए, लैंड भी चाहिए और ब्रेड भी चाहिए, हम किसी एक पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और क्योंकि वो अप्रैल में ही रशिया आए थे और आते ही उन्होंने अपनी डिमांड्स जारी करी, इसलिए उनके डिमांड्स को कहते हैं अप्रैल थीसिस। इस अप्रैल थीसिस में उनकी डिमांड्स थी कि सारे बैंक्स नेशनलाइज हो। नेशनलाइज होने का मतलब क्या है? मतलब कि बड़ी बड़ी कंपनियां सिर्फ बड़े बड़े लोगों के पास ना रहे, सब कुछ सोशलाइज हो, सारे इंसानों का समान अधिकार हो उसमें। उनके इस अप्रैल थीसिस ने बहुत कमाल करा, लोगों के दिमाग खुल गए। वैसे तो व्लादिमीर लेनिन जो है वो कार्ल मैक्स के बहुत बड़े फॉलोअर थे, मगर वो कार्ल मैक्स के प्रिंसिपल्स को पढ़कर उनसे थोड़ा आगे निकलने की सोच रहे थे। कार्ल मैक्स का सिद्धांत था कि कम्युनिज्म आने के लिए 2 स्टेजेस होने चाहिए। पहला तो कि बुर्जुआजीज में रेवोल्यूशन आना चाहिए। बुर्जुआजीज मतलब मिडिल क्लास लोग जो अब पढ़ लिख कर इंटेलेक्चुअल बन गए हैं, पहले उनके क्लास में रेवोल्यूशन आए और उसके बाद लेबर क्लास को, वर्कर्स को, पेजेंट्स को, इनके दिमाग में ये डाला जाए कि हमें रेवोल्यूशन की जरूरत है, देश में जितनी भी संपत्ति है उन पर हमारा भी अधिकार है। बुर्जुआजीज के रेवोल्यूशन के बाद वर्कर्स के रेवोल्यूशन की शुरुआत होनी चाहिए, इसी तरह देश में कम्युनिज्म आ सकता है। मगर ये लेनिन जी को जल्दी थी। इनका मानना था कि हम रेवोल्यूशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए 2 स्टेज क्यों लगाएं, एक ही स्टेज में पहुंचा दो। मतलब वर्कर्स में क्रांति पैदा करो और वर्कर्स को इतना सशक्त बनाओ वो देश में सोशलिज्म लाए। इसलिए लेनिन की अप्रैल थीसिस की डिमांड्स थी, सारे बैंक्स को नेशनलाइज किया जाए। जिस भी जमीन पर पेजेंट्स काम कर रहे हैं, क्योंकि पेजेंट्स के पास अपनी जमीन तो बहुत कम थी, तो वो नोबिलिटीज की जमीन पे काम करते थे और वो उनको बहुत ही कम तनख्वाह देते थे। लेनिन की डिमांड ये भी थी कि पेजेंट्स के नाम पर वो लैंड ट्रांसफर किए जाए और
एक और डिमांड थी कि वॉर खत्म करो, हम नहीं चाहते अब लड़ाई। प्रोविजनल गवर्नमेंट ने बनते समय प्रॉमिस किया था कि लड़ाई नहीं होगी, पर प्रोविजनल गवर्नमेंट अभी भी लड़ाई में इन्वॉल्व थी। लेनिन जी तो ये भी चाहते थे कि बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया जाए। लेनिन के पीस लैंड ब्रेड नारे से वर्कर्स यूनियन में समर तक बहुत ज्यादा जोश आ गया था। हर फैक्ट्री में वर्कर्स कमिटीज फॉर्म हो रही थी, ट्रेड यूनियंस बन रहे थे, इवन सोल्जर्स का भी अपना अपना संगठन बन रहा था। हर जगह सिर्फ संगठन 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 बन रहा था। लोग संगठन बना बना के विचार कर रहे थे, हमारे साथ ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है। इस तरह बहुत उथल पुथल लोगों के दिमागों में और सामाजिक परिवेश में भी चल रहा था। अब लेनिन जी के आने से थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा उथल पुथल प्रोविजनल गवर्नमेंट में मच तो गई थी, क्योंकि लेनिन जी चाहते थे टोटल कम्युनिस्ट नेशन। इसलिए प्रोविजनल गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर थे अलेक्जेंडर केरेंस्की जी, उन्होंने थोड़े से रूमर्स फैलाने शुरू करे, लेनिन जी को डिस्क्रेडिट करना शुरू करा कि ये तो जर्मनी के लोगों से जान पहचान है इनकी, ये देखिए जर्मनी ने ही उनको यहाँ पर ट्रांजिट करवाया है। अब इन सब बातों से पब्लिक ओपिनियन लेनिन के अगेंस्ट चेंज होने लगा, लोग बोल्शेविक पार्टी पर नाराज होने लगे। इसका फायदा उठाकर प्रोविजनल गवर्नमेंट ने बोल्शेविक पार्टी के कई नेता इंक्लूडिंग लियोन ट्रोट्स्की को जेल में बंद कर दिया। Provisional government की लग गई what? Expectations not up to the mark of Russia's key. Strict measure to curb uprising, government ने लिए थे strict measure. Arrest कर खत्म किया Bolsheviks leaders का सारा प्रेशर। इस लैंड से भाग लेनिन ने छुपाया फिनलैंड में सर। लेनिन जी वापस से एग्जाइल में चले गए, वो फिनलैंड भाग गए। और केरेंस्की जी, उनको तो फायदा मिल गया, वो और अथॉरिटेटिवली अपने ऑफिस से रूल करने लगे। पब्लिक गैदरिंग्स को मना कर दिया उन्होंने, मिलिट्री डिसिप्लिन को वापस लाने का उन्होंने प्रॉमिस लिया। जो सोवियत प्रिंसिपल्स के आधार पर प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाने की ये जद्दोजहद हुई थी, इस कोएलिशन का कोई अब वजूद नहीं दिख रहा था, क्योंकि ये नई कोएलिशन गवर्नमेंट तो उन सोवियत रूल्स के हिसाब से चल ही नहीं रही थी। बोल्शेविक पार्टी के लीडर्स दब गए थे, मिलिट्री पार्ट की अपराइजिंग हो रही थी। इस बीच कॉर्निलोव जो हेड ऑफ द आर्मी थे, इनकी इमेज एक देशभक्त नेशनल सेवियर के रूप में उभरी, और यही कॉर्निलोव के सपोर्टर्स आगे चलकर सिविल वॉर के टाइम पर व्हाइट आर्मी के नाम से रेड आर्मी यानी बोल्शेविक पार्टी से लड़े थे। जनरल कॉर्निलोव, इनको भी कुर्सी मिली थी। कॉर्निलोव जी ने कहा कि भाई अब मार्शल एक्ट इम्पोज हो जाए, मतलब और स्ट्रिक्ट रूल्स। केरेंस्की जी पहले थोड़ा अग्री हुए, हाँ यार देश के लिए यही सही होगा, मगर फिर उनको शायद जार निकोलस की दशा याद आ गई होगी, तो उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं यार, अब इतना ज्यादा मिलिट्री पावर नहीं यूज करेंगे। मगर कोर्निलोव जी मान ही नहीं रहे थे, जो हेड ऑफ आर्मी थे। तो अब ये प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की को थोड़ा सा डर लगा। फिर इन्होंने सोवियट्स को कॉल किया कि भाई सोवियत जी आ जाइए एक्शन में, नहीं तो ये कोर्निलोव जी जो है मिलिट्री पार लगा देंगे। बोल्शेविक लीडर्स को छोड़ा गया, पब्लिक गैदरिंग्स की लगाम थोड़ी ढीली छोड़ी गई। ये देख कोर्निलोव जी भी थोड़ा घबरा गए। उन्होंने कहा कि भाई हम हथियार नहीं उठाएंगे, आप लोग इतना परेशान मत हो। मगर अब तक तो सोवियत और बोल्शेविक लीडर्स जग गए थे, जेल से बाहर आ गए थे, तो उन्होंने कोर्निलोव और उनके साथ दूसरे मिनिस्टर्स को भी अरेस्ट कर लिया और फिर तख्ता पलट हो गया भाई। जो कंजर्वेटिव्स थे ना, वो इन कॉर्निलोव्स को बहुत मान देते थे। ये सब कोर्निलोव जी के चक्कर में इतना झंझट हो गया कि केरेंस्की की पोजीशन थोड़ी सी डाउन हो गई। बहुत सारे लोगों को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बोल्शेविक्स ने और सोवियत ने नहीं, केरेंस्की ने ही कोर्निलोव जी को और दूसरे लोगों को अरेस्ट करवाया हो। सोल्जर्स को भी ऐसे लगने लगा। जनता और मिलिट्री इस चक्कर में केरेंस्की जी पर डाउट करने लगे और उनके खिलाफ हो गए। इसका फायदा मिला बोल्शेविक्स को। पेट्रोगार्ड, रीवा, मॉस्को, सारातोव, इन सब जगहों पर इन सब चीजों का बहुत बेनिफिट मिला। लोगों को अब बोल्शेविक्स अच्छे लगने लगे। लेनिन जी वहां फिनलैंड में बैठे थे।
पेजेंट्स और ये जो सोशल रेवोल्यूशनरी लीडर्स थे, ये सब डिमांड करने लगे कि लैंड फिर से रिडिस्ट्रीब्यूट करो, अमीरों के पास ज्यादा लैंड है, सारी व्यवस्था ठीक करो, ये सब नारेबाजी होने लगी। इनको डर लगा कि कहीं अब ये गवर्नमेंट जो है डिक्टेटर ना बन जाए, और जिस मकसद से फेब्रुअरी रेवोल्यूशन हुआ था, जार निकोलस की सरकार हटाई गई थी, वो कहीं खत्म ना हो जाए। July to September 7 in Messi's land of treasure. Lenin डर गया कि government बन गई अब dictator. तो अब इन्होंने देश के बाहर बैठे बैठे ही लोगों को गवर्नमेंट के खिलाफ उकसाना शुरू करा। पेजेंट्स, वर्कर्स, सोल्जर्स, इन सब के जो सोवियट्स बने थे, इनको जगह जगह जाके जगाना शुरू करा। अरे भाई सो मत, इलीगली सही लेकिन चोरी छुपे तुम लोग अपना काम करते रहो, इस गवर्नमेंट को हटाना है हमें, नहीं तो हमें हमारे अधिकार नहीं मिलेंगे। भूल गए क्या? पीस, लैंड, ब्रेड, उसी के लिए हमने लड़ाई लड़ी थी ना। रशिया के अंदर जो बॉल्शेविक सपोर्टर्स थे, उन्होंने धीरे धीरे आर्मी, फैक्ट्री, ये सारे वर्कर्स को यूनाइट करने का काम शुरू कर दिया। लेनिन जी वहां फिनलैंड में बैठे थे, वहां से बैठे बैठे उन्होंने कहा कि भाई अक्टूबर 20 को सोवियत कांग्रेस होने वाली है, उसके पहले कुछ ऐसा करा जाए कि बस कमाल ही हो जाए। उन्होंने कहा अगर सोवियत कांग्रेस ने एक वोट से भी कोएलिशन पार्टी को, जिसमें मेंशेविक्स, सोशल रेवोल्यूशनरीज थे, जिनकी विचारधारा बॉल्शेविक्स की विचारधारा से मैच नहीं होती थी, अगर उनको सोवियत कांग्रेस ने जिता दिया, तब तो बॉल्शेविक्स का सपना धरा का धरा ही रह जाएगा। लेनिन को दिखी इसमें अपॉर्चुनिटी। वो पेट्रोग्राड लौट आए और 10 अक्टूबर को लोगों को बुलाया कि अब कुछ करना पड़ेगा। हालांकि लेनिन को लोकल एक्टिविस्ट ने बताया था कि भाई आप तो बाहर थे अभी तक, रिवोल्ट लाने के लिए कुछ ज्यादा चिंगारी चाहिए, हमें बंदूकें भी चाहिए, आर्म्स भी चाहिए। मगर लेनिन अनकंसर्न थे, उनको लग रहा था बस वर्कर्स में क्रांति ला दो, काम हो जाएगा। अच्छा, उधर गवर्नमेंट को भी बॉल्शेविक्स के इरादे पता चल गए थे कि बॉल्शेविक्स कुछ करने वाले हैं, इसलिए सोवियत लीडर्स ने कहा कि सोवियत कांग्रेस को अक्टूबर 25 तक डिले कर दिया जाए। पहले वो अक्टूबर 28 को होने वाला था, उन्होंने कहा अक्टूबर 25 तक डिले कर देते हैं हम, कि कहीं बॉल्शेविक्स कुछ धमाल ना करते हैं उसमें। और इस डिले से क्या हुआ, लोगों को लगा कि नाउ सोवियत कांग्रेस वुड नॉट मीट एट ऑल। और ऊपर से केरेंस्की जी ने एक धमाका और कर दिया। उन्होंने कहा कि हम जो पेट्रोग्राड आर्मी है, वहां पर जो सोल्जर्स हैं, उनको हम नॉर्दर्न फ्रंट पे लगाने जा रहे हैं। इस चीज को ना होने देने के लिए मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी बनाई गई, जिसके हेड हुए लियोन ट्रोट्स्की। और 24 अक्टूबर तक तो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी ने पेट्रोग्राड गैरिसन पर कब्जा ही जमा लिया। 25 अक्टूबर की रात को बहुत उठापटक हुई, कितने सारे मिनिस्टर्स अरेस्ट कर लिए गए। सोवियत कांग्रेस को बताया गया कि हमने केरेंस्की और दूसरे मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर लिया है। अब सोवियत कांग्रेस के जो डेलीगेट्स थे, उसमें मेंशेविक्स भी थे, बोल्शेविक्स भी थे, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी के डेलीगेट्स भी थे। इन लोगों ने क्या गलती करी, अब भाई ये बोल्शेविक्स के तो खिलाफ ही रहते थे, तो इन्होंने प्रोटेस्ट में केरेंस्की गवर्नमेंट को कैसे तख्ता पलट कर दिया, ये प्रोटेस्ट में उठ के बाहर चले गए। अब जब बाहर चले गए तो पूरी सोवियत में किसका कब्जा? ओनली बोल्शेविक्स। Chera was the uprising against provisional government का नारा, मिलकर सबने soldiers, workers, peasants, workers, सोवियत का चढ़ाया पाया। इन्हें military revolutionary committee, लेओन ट्रोट्स्की से संवारा। 6-7 नवंबर, अक्टूबर 24, 25 को तख्ता पलटा बोल्शेविक्स। Next, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ डेमोक्रेट्स की मीटिंग हुई पेट्रोग्राड में, और उसमें मेजॉरिटी ने अप्रूव किया कि बोल्शेविक ने जो किया बिल्कुल सही किया, उनका काम बिल्कुल सही था। बोल्शेविक पार्टी ने सत्ता में आते ही बैंकों को नेशनलाइज कर दिया, लोग बहुत खुश हो गए। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रशियन कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया। नेशनलाइजेशन, बैंक का किया सारा ये काम। लेनिन को लगा कि कहीं जनता मेरे से नाराज ना हो जाए कि मैंने जोर जबरदस्ती से तख्ता पलट किया। ज्यादातर लोग उसके फेवर में ही थे, उसको लगा कि भाई मैं ऐसे प्रोबेशन पीरियड में क्यों रहूं, चलो इलेक्शन करवा लेता हूं, उसमें तो मैं ही जीतूंगा, और जीतकर असेंबली कॉन्स्टिट्यूट करेंगे जिसका हेड मैं ही होऊंगा। इलेक्शन हुए भाई, उसमें लेनिन जी हार गए। लेनिन जी को बड़ी गुस्सा आई। अब जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए इलेक्शन लड़ा गया था, लेनिन जी ने उस असेंबली को ही डिसअसेंबल कर दिया, मतलब भंग।
और रीजन क्या दिया उसका कि भाई ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स ज्यादा डेमोक्रेटिक है असेंबली से, इसलिए असेंबली नहीं होनी चाहिए। मार्च में इन्होंने जर्मनी से समझौता किया ब्रेस्ट लिवोस्क ट्रीटी के तहत, और एक सीक्रेट पुलिस रखी गई जिसका नाम था चेका। ये चेका का जो काम था वो था कि जो लोग अपनी आवाज उठाएं, बोल्शेविक्स का तख्ता पलट करने की सोचे, उनको भैया जम जम के पीटो। आखिर बोल्शेविक्स ने प्रोविजनल गवर्नमेंट की सत्ता पलटी थी, तो उनको भी तो डर था कि कोई उनकी भी सत्ता पलट सकता है, इसलिए चेका अपॉइंट हुई अगर लोग कहीं से आवाज उठाएं तो उसको दबाने के लिए। On probation, Lenin को November 17 elections में नहीं मिला इनाम। Assembly form का तोड़ा उसने formation, press legal से समझ आया Germany को situation। लोगों को पीटा अब तो भाई जगह से। बोल्शेविक्स ने एक काम किया, जो लेनिन ने वादा किया था लैंड का, उसको पूरा करने की कोशिश। तो गांवों में लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन होने लगा। जो लोग गांव में थे उनको तो मिल गए, जो आर्मी में थे उनको भी तो पहले गांव से ही बुलाया गया था ना वॉर के टाइम पर, तो वो सोल्जर्स भी अपने घर जाना चाहते थे कि घर जाके वो भी जमीन ले, नहीं तो वो बिना जमीन के हो जाएंगे यहाँ रहते रहते। और जो शहरों में काम कर रहे थे वो भी तो गांव से ही आए थे ना रोजी रोटी तलाशने, तो वो भी गांव जाना चाहते थे कि हमें भी जमीन चाहिए, हमें भी जमीन चाहिए। सारे लोग जमीन पाने के चक्कर में अपने नेटिव प्लेस लौटना चाहते थे। इस कारण से बहुत अफरा तफरी मच गई, और इसका फायदा किसने उठाया? जो नॉन बॉल्शेविक्स थे, जो व्हाइट आर्मी वाले थे, जो कंजर्वेटिव्स थे, जो अभी भी ऑटोक्रेसी के सपोर्टर्स थे, उन्होंने बॉल्शेविक्स की निंदा करनी शुरू कर दी। ओहो देखो बॉल्शेविक के राज्य में ऐसा हो रहा है, ओहो बॉल्शेविक्स को देश चलाना नहीं आता, बॉल्शेविक्स को निकाल देना चाहिए। इन लोगों का सिविल वॉर के टाइम में बॉल्शेविक्स को अनपॉपुलर बनाने में बहुत बड़ा हाथ था। Civil war, land distribution का order आया था। आदमी हो या तो सबके ही घर से लड़न गया था। Let it go the white and greens के खिलाफ गाना गाया था। Relations who is our France USA Britain जापान ने ये काम कराया था। Bolsheviks who were unpopular, non-Bolsheviks should be accounted for। और ये लोग अपने आप को ऑर्गेनाइज करने के लिए साउथ रशिया की तरफ चले गए, और इनको सपोर्ट कौन कर रहा था वहां से? फ्रेंच, यूएसए, ब्रिटेन, जापान की जो आर्मी थी वो इन एंटी बॉल्शेविक्स की मदद कर रही थी। इससे उन्हें क्या फायदा होता? चलिए देखते हैं आगे। विदेशी ताकतों की मदद से ये जो एंटी बॉल्शेविक्स थे, ग्रीन्स एंड व्हाइट्स, ग्रीन थे सोशल डेमोक्रेटिक्स और व्हाइट कहते थे उन लोगों को जो अभी भी जार के सपोर्ट में थे। ड्यूरिंग 1918 एंड 1919 रशिया लगभग ग्रीन और व्हाइट्स के कंट्रोल में आ गया था। बॉल्शेविक्स को रेड कहते थे। रेड्स मतलब बॉल्शेविक्स के पास अंदर का कंट्रोल था, उनके पास चेका थी, मिलिट्री पावर थी, और व्हाइट्स और ग्रीन्स के पास विदेशी बैकिंग थी। नॉन बॉल्शेविक्स ने बॉल्शेविक्स के खिलाफ लड़ाई छेड़ रखी थी, ये बोलकर कि बॉल्शेविक्स अच्छे नहीं है, वो राजकाज नहीं चला रहे हैं, लोग पलायन कर रहे हैं। उन्होंने बॉल्शेविक्स की बहुत छवि खराब कर दी। लेकिन जिन लोगों को जमीनें मिली थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी मिल चुकी थी, वो तो बॉल्शेविक्स को ही चाहेंगे ना, उनकी वजह से ही तो फायदे हुए हैं उनको। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से हटकर जमीनें सभी को मिली हैं। ऐसे लोगों को वो पार्टीज पसंद नहीं थी जो बॉल्शेविक्स के अगेंस्ट बोले। ऐसे लोग नॉन बॉल्शेविक्स को पसंद नहीं करते थे, और नॉन बॉल्शेविक्स बॉल्शेविक्स सपोर्टर को पसंद नहीं करते थे। बहुत सिविल वॉर हुआ भाई, बहुत मारकाट, लड़ाई झगड़ा, लूट डकैती, ये सब कॉमन था सिविल वॉर के टाइम में रशिया में। 16 जुलाई 1918 को जार निकोलस और उसकी पूरी फैमिली को बॉल्शेविक्स ने मरवा दिया। लेकिन बाय जनवरी 20 बॉल्शेविक्स ने फिर से ज्यादातर रशिया पर अपना कब्जा जमा लिया था। उनको कौन सपोर्ट कर रहे थे? कुछ ऐसे नेशनलिस्ट थे जो रशिया में नहीं रह रहे थे, नॉन रशियन नेशनलिस्ट, और मुस्लिम्स थे जेडिडिस्ट। इन लोगों के सपोर्ट से बॉल्शेविक्स फिर से पूरे रशिया पर आसीन हो गए। बोल्शेविक्स के जो लोग थे
उन्होंने लेकिन जो नॉन बोल्शेविक्स थे ना, उन पर बहुत अत्याचार किए, काफी लोगों का खून खराबा किया इन लोगों ने। और इसको कॉम्पनसेट करने के लिए पता है क्या किया? जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे ना, जो रशिया में नहीं थे लेकिन रशिया को चाहते थे, उनको सोवियत यूनियन में पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दी और वो बहुत बड़ा साम्राज्य हो गया। उसका नाम हुआ यूएसएसआर। पकड़ी थी स्टालिन ने ही लेनिन के बाद कमान, पकड़ी अब उन्होंने कलेक्टिव सेंट्रलाइज प्लानिंग की जान, प्लानिंग में 5 years का प्लान। लेनिन जी का रशिया पर अच्छे से कब्जा हो गया और उनकी जगह कमान संभाली स्टालिन जी ने। उन्होंने सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग करी, मतलब कि उन्होंने देखा कि सभी को जमीन मिल गई है, फिर भी इतनी इकोनॉमिक ग्रोथ हो नहीं रही है जितनी होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि जो भी थोड़ी थोड़ी जमीन सबके हिस्से में थी, उन्होंने कहा कि सारी जमीनों को इकट्ठा कर कर उस पर फार्मिंग किया जाए। इस कलेक्टिव फार्मिंग पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज हो सकती है, एडवांस्ड मेथड्स अपनाए जा सकते हैं जब बड़ी जमीन होगी तो, और उसके जो भी गेन्स आएंगे वो सभी जमीन वालों में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। एक्चुअली ये जो कलेक्टिव फार्मिंग की प्रथा थी, ये पहले भी रशियन पेजेंट्स अपनाते थे। वो जो अमीर थे ना, क्योंकि उनके पास इतनी कम जमीनें थी कि अपने अकेले की जमीन से तो उनके लिए कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो ऐसे पेजेंट्स जो हैं अपने जमीनों को इकट्ठा करते थे, उन जमीनों पर जो भी कलेक्टिवली उगा जाता था वो अपना प्रोपोर्शनेटली बांट लेते थे। मतलब कि रशियन रेवोल्यूशन के शुरू से भी यहाँ सोशलाइजेशन चल रहा था, हालांकि छोटे लेवल पर ही, क्योंकि बांटने के बाद भी कितना मिल जाता। बट स्टालिन के रशिया की कमान थामने के बाद जब कलेक्टिव फार्मिंग शुरू हुआ तो छोटे किसानों को फायदा हुआ, नुकसान किसको हुआ? कुलक्स। कुलक्स सोवियत और रशियन हिस्ट्री के सबसे अमीर किसान हुआ करते थे। समझ लो जैसे जमींदार टाइप के, बहुत जमीन थी उनके पास, बहुत पैसा था। अब वो इतने अमीर थे तो वो क्यों लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के पक्ष में होते? गवर्नमेंट ने उन पे छापे मारे और उनकी चीजों को जब्त कर लिया, क्योंकि ये भी कहा गया था कि कुलक्स अपने प्रॉफिट बांटना नहीं चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने अनाज बेचने से मना कर दिया और अनाज की होर्डिंग कर रहे थे। ऐसे कुलक्स को पकड़ पकड़ कर पनिश भी किया गया। ग्रेन रोका कुलक ने कट गया चालान, कुलको से देखो पीजेंट्स के बड़े अरमान। और ये कलेक्टिव फार्मिंग करने पर और भी बाकी चीजों पर 5 ईयर प्लान्स बनाए गए कि 5 साल में कैसा सिस्टम चला है, उसका रिव्यू आए, फिर उसके ऊपर और आगे 5 ईयर प्लान चले। इस तरह 5 ईयर प्लान्स बनाए गए। पर उनका रिव्यू आया तो पता चला कि कलेक्टिव फार्मिंग तो हो रही है, मगर तभी भी ग्रेन्स शॉर्ट पड़ रहे हैं, इकोनॉमी ग्रो नहीं हो रही है। समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, ग्रेन शॉर्टेज हो रहे हैं। फिर अथॉरिटीज ने ध्यान दिया। रशियन गवर्नमेंट ने जो एक फिक्स्ड रेट किए थे कि पेजेंट्स को इसी रेट पर अपना अनाज बेचना है, पेजेंट्स ने उस रेट पर अनाज बेचने से मना कर दिया। लोग अनाज ही नहीं बेच रहे थे। दूसरी प्रॉब्लम थी कुलक्स की। अब देखिए, कलेक्टिव फार्मिंग में फायदा तो उनको हुआ ना जिनके पास छोटी छोटी जमीनें थी। जिनके पास बड़ी जमीनें थी, जो जमीन के मामले में बहुत बड़े बड़े अमीर थे, अब उन लोगों को भी कलेक्टिव फार्मिंग करनी पड़ी, उनको छोटे लोगों के साथ मिलाना पड़ा। और प्रॉफिट तो इक्वली ही शेयर होगा ना, तो वो अपनी जमीन क्यों देना चाहेंगे? तो उन्होंने रेजिस्ट किया और इस रेजिस्टेंस को रशियन गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्टली कर्ब किया। उन कुलक्स और उनके परिवार वाले जो ये लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन के खिलाफ थे, उनको उठाकर दूर फेंक दिया गया। कुलक्स को हटाया गया, पेजेंट्स से लैंड ले ली गई और अब गवर्नमेंट ने कहा कि अब सारा का सारा स्टेट के सुपरविजन में होगा। जो भी अनाज आएगा, जो भी अन्न आएगा, वो सभी का होगा और सभी लोग बराबर से काम करेंगे। तो हर चीज, जमीनें स्टेट की हो गई, बैंक्स लेनिन के जमाने से ही नेशनलाइज्ड थे। अब सभी कुछ एक लाइन ऑफ ऑर्डर पर आ गया और इंडस्ट्रियल ग्रोथ होने लगी। रशिया जो 19th सेंचुरी के एंड तक एकदम बैकवर्ड कंट्रीज में आता था, इन मेजर्स से बहुत ही जल्दी ग्रो कर गया और दुनिया के ताकतवर देशों में से एक हो गया। इन कलेक्टिव फार्मिंग की जो लैंड थी उनको कहा गया कोलखोज। जो लैंड स्टेट ने ली, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज किया प्रोडक्शन के लिए, ऐसे कोलखोज से काफी अच्छे प्रॉफिट्स आए। ये अलग बात है कि 1930 से 33 के बीच में सूखा पड़ने से रशिया का हार्वेस्ट अच्छा नहीं हुआ। फिर भी अगर उस पार्ट को निकाल दे, देन कोलखोज वाज प्रॉफिटेबल टू द वर्कर्स एज वेल एज द गवर्नमेंट। इम्पैक्ट्स ऑफ रशियन रेवोल्यूशन।
सबसे पहले तो रशियन रेवोल्यूशन ने रोमनोव डायनेस्टी, जो जार निकोलस की डायनेस्टी थी, उसको रोमनोव डायनेस्टी कहते थे, उस डायनेस्टी का सफाया किया। दूसरे नंबर पर दुनिया की सबसे पहली कम्युनिस्ट सोशलिस्ट गवर्नमेंट बनाई। तीसरा, नई गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो वर्ल्ड वॉर 1 में हिस्सा नहीं लेगी अब। चौथा, सोशलिस्ट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जितने भी प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं, बैंक्स हैं, माइंस हैं, टेलीफोन्स हैं, टेलीग्राफ्स हैं, जितनी भी ऐसी चीजें हैं वो सब गवर्नमेंट के अधिकार में होगी, सब की सब नेशनलाइज्ड होंगी। पांचवा, स्टालिन के टाइम से प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुरू हुआ। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, 5 ईयर प्लान्स, कलेक्टिव फार्मिंग, ये सब रशियन रेवोल्यूशन की ही देन थी। छठवा, वर्ल्ड वॉर 2 के शुरू होते होते इस प्लान्ड इकोनॉमी के कारण रशिया अब तक बहुत पावरफुल कंट्री बन चुका था। रशियन रेवोल्यूशन के कारण दूसरे कंट्रीज में भी सोशलिज्म, कम्युनिज्म की वेव आई। दूसरे कंट्रीज के लोगों को भी लगा कि अरिस्टोक्रेसी खत्म हो जानी चाहिए, सोशलिज्म आना चाहिए, जैसे कि रशिया में हुआ। रशिया एक बैकवर्ड कंट्री थी, बट अपनी प्लानिंग, अपने विजन की वजह से वन ऑफ द पावरफुल कंट्रीज में पहुंच गई है। मगर इन सब के बीच वो जो आइडिया था रशियन रेवोल्यूशन का कि डेमोक्रेसी आएगी, लोगों को बोलने का राइट मिलेगा, वो तो चला गया, क्योंकि रशिया को समझ में आ गया कि आगे बढ़ने के लिए ये जरूरी है कि गवर्नमेंट ही प्लान करे कि कैसे देश चलना चाहिए। पब्लिक के लिए रूल्स बनाए गए, पब्लिक को उनको फॉलो करना है। डेमोक्रेसी पता नहीं उसका क्या हुआ। ये थी रशियन रेवोल्यूशन की कहानी। इस कहानी के अंदर और भी कई सारी कहानियां हैं, उन कहानियों के अंदर भी और भी कई सारी कहानियां हैं। आप खुद से कहानियां ढूंढिए इसकी। रास्पुटिन की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग, तख्ता पलट की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग, लेनिन के वाया जर्मनी टू रशिया आने की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग, और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं। आप खुद से ढूंढिए, बहुत सारी मिलेगी। Russian Revolution ने USSR बनाया, Union of Soviet Socialist Republic लाया। Russian Revolution को जिसने भी पढ़ाया, वापस से फिर on democracy का गाना ही गाया। रशिया की कहानी का कहीं काम आया। Socialist, communist, वेद विदेशों में भी लाया। रशिया की कहानी का कहीं काम आया। Socialist, communist, वेद विदेशों में भी लाया।